टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, वक्त को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी का वक्त या पार्टिकुलर कहें तो अपने 24 आवर्स बेमायना गुजार देते हैं, और इनके अपोज़िट ऐसे लोग भी हैं 20% दुनिया में जो वक्त का सही इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, वक्त को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे कैसे मैनेज किया जाए इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टेप 1, हैव अ टाइम चेक। इसका मकसद है एक टाइम चेक ऐड करना कि आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हो। कुछ लोग सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के लिए 2 मिनट आते हैं और देखते ही देखते 30 मिनट या उससे ज़्यादा का टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए वक्त का चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, फ़ोन का डेटा, पर इसके साथ साथ आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा जो आप किसी अच्छी चीज़ में सर्व कर सकते हो। ये आपको बहुत प्रोडक्टिव और अप टू डेट बनाएगा। अपने वक्त की कदर करने वाले ही दोस्तों लोग एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग बनते हैं। स्टेप 2, सेट अ टाइम लिमिट। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो पिछले स्टेप से रिलेट करता है। किसी भी काम के लिए टाइम सेट करना आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव करेगा। अगर इसकी पिछली मिसाल लें तो मैंने कहा कि आप फेसबुक या इंस्टा पे जाते हो तो अपना टाइम स्क्रॉल में वेस्ट कर देते हो। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप टाइम लिमिट सेट करो कि इतना टाइम फेसबुक यूज़ करता हूँ, उसके बाद कोई और काम कर लूँगा। स्टेप 3, यूज़ सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैक करने में या किसी चीज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी वगैरह की एडिक्शन हो गई है तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप टाइमर ऐड कर दो तो वो आपको रिमाइंड करवाएगा और जो आप चला रहे हो उसे क्लोज़ कर देगा। इससे आपका टाइम बचेगा और एडिक्शन भी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं इंटरनेट पे जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप 4, हैव अ टू डू लिस्ट। एक लिस्ट का होना जो काम आपको करने हैं आपकी लाइफ का बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक टू डू लिस्ट आपको मोटिवेट रखती है कि दिन में क्या क्या काम करने हैं, जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड करती है। एक टू डू लिस्ट आपको आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हेल्प आउट करेगी और आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओगे, जिसके बाद आप अपना दिन का बाकी का टाइम अपनी फैमिली, सोशलाइजिंग या आउटिंग करके गुजार सकते हो। अगर आप ये करते हो तो मैं 110% कह सकता हूँ आप अपनी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो टाइम। स्टेप 5, प्लान अहेड। दोस्तों, प्लान अहेड का मतलब है अपने काम को जो आपको करना है उसे पहले से ही प्लान कर लें। आइडियली आपको 1 वीक पहले ही अपने काम को प्लान कर लेना चाहिए, और अगर आप बहुत ही बिज़ी हो अपना टाइम वेस्ट करने में तो कम अज़ कम 1 दिन पहले फिगर आउट कर लो अपने काम को कि कब क्या और कैसे करना है। इससे आप अपने काम को स्मॉल टास्क में भी ब्रेक कर सकोगे और सुकून से काम को कंप्लीट कर लोगे। प्लान अहेड करने वाले लोग सोने से पहले अपने अगले दिन की तैयारी कर चुके होते हैं। इनकी कीज़ टेबल पे होती हैं और कपड़े प्रेस हुए होते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो सुबह अपने कीज़ ढूंढ रहे होते हैं। स्टेप 6, स्टार्ट विथ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। इसका मकसद है जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसे पहले कर लो, क्योंकि सुबह का टाइम हम ज़्यादा फ्रेश होते हैं और फोकस्ड होते हैं।
इसका प्लस पॉइंट है कि आप जब बड़े काम पहले कर लोगे तो एक सेटिस्फिकेशन मिलेगी और दूसरे काम आसानी से कर लोगे विथ पीसफुल माइंड, क्योंकि आपका बर्डन वाला काम कंप्लीट हो चुका होगा। स्टेप 7, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। दोस्तों, जो काम आप स्टार्ट करो तो उसे सिर्फ इन्वॉल्व करो, उसके अलावा किसी और काम पे ध्यान ना दो। काम करते करते दूसरे काम जैसे कोई और टास्क करने बैठ जाना, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप पे चैट करना या ईमेल चेक करना, तो ये आपको अनफोकस्ड करेगा। और इसीलिए जब आप अपना काम कर रहे हो और थक जाओ तो ब्रेक ले लो और कुछ रिफ्रेशमेंट कर लो, जैसे चाय वगैरह, ताकि ज़्यादा बूस्टेड होकर काम कर सको। स्टेप 8, मेक सम चेंजेस इन योर स्केड्यूल। दोस्तों, कुछ लोग दिन में अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग लार्क कहते हैं, और कुछ लोग नाइट में ज़्यादा फोकस होकर अपना काम कर पाते हैं। तो इसीलिए आप जिस टाइम में प्रोडक्टिव और फोकस होते हो उस टाइम पे अपना काम करें। इस स्टेप का नटशेल में मकसद है गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। स्टेप 9, अवॉइड परफेक्शन। अक्सर हम परफेक्ट बनने के चक्कर में काम को डिले करते हैं, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इसलिए अपना काम जिस टाइम पे करना है उसी वक्त करना शुरू हो जाएं, और जब आप कर लो तो मूव ऑन कर जाओ दूसरे काम में। कुछ लोग गलती से अपना काम कर लें तो फिर सारा दिन यही सोचते हैं कि आज बहुत कर लिया, बाकी कल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसे कैसे स्टॉप करें। जिस तरह लूज मोशंस होते हैं उसी तरह एक्सेसिव ओवर थिंकिंग को मेंटल डायरिया कहते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचना, और ये हम डेली बेसिस पर मोस्टली कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड और अनफोकस होते हैं या हमें मालूम नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो हम अपने माइंड ही में सिनेरियोस या स्टोरीज़ बना रहे होते हैं आगे के लिए। दुनिया में लोग 78% ऑफ द डे ओवर थिंकिंग करते हैं ऑन एवरेज। तो आइए अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें। सबसे पहले तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप एक ही दिन में इसे एंड नहीं कर सकते, तो इसे टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक हमारी हैबिट की तरह है। स्टेप 1, एक्नॉलेज योर ओवर थिंकिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग जो आप करते हो दिन में, उसे एक्सेप्ट करें कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, तभी आप कोई स्टेप ले पाओगे इसे रिजॉल्व करने के लिए। किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो आप करते हो, ये एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल इंसान की पहचान है, और ओवर थिंकिंग में आपको ये स्टेप बहुत हेल्प करेगा। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इनटू हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, जिसे हम एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो इसकी वजह है आप पास्ट में रहते हो और फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि ये कर लूँगा वगैरह वगैरह, और प्रेजेंट मोमेंट मिस कर देता हो। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, फोकस करो जो चीज़ आपके फ्रंट में हो रही है। अगर आपका माइंड ड्रिफ्ट कर जाता है थॉट्स में जिनको आप नहीं सोचना चाहते, फिर भी अवॉइड नहीं कर पाते, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है अपने आप को बिज़ी रखें या किसी काम में इन्वॉल्व करें। यहाँ तक कि अगर आप फ्री हो तो भी कोई वीडियो प्ले कर लो फ़ोन पे, या कोई माइंड गेम प्ले कर लो। इससे आपका माइंड मसरूफ़ हो जाएगा ओवर थिंकिंग करने से, और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप है।
स्टेप 3, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम कंपेयर करते रहते हैं कि ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास नहीं, और इसी कंपैरिजन में थोड़ी देर के बाद हमारा माइंड स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ही आसान है। कंपेयर करना छोड़ दो और हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखो। कंपैरिजन ना सिर्फ ओवरथिंकिंग में इजाफा करता है बल्कि हम में सेड भी फील करवाता है और मायूस हो जाते हैं हम अपनी लाइफ में। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो और खुश रहना सीखो। इसकी मिसाल अगर लें तो एक साइकिल पे बैठा शख्स मोटरसाइकिल वाले को देख के सोचता है कि काश ये मेरे पास होती, और एक बाइक वाला शख्स किसी को कार पे देखता है तो सोचता है कि काश मेरे पास ये होती। स्टेप 4, सीक ग्रेटिट्यूड। इसका मकसद है कि आपके पास जो लाइफ है उस पर शुक्रिया अदा करें खुदा का, और हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखें कि इनके पास वो नहीं जो मेरे पास है। इससे आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचेंगे। दुनिया में कामयाब लोग इसी बात पे अमल करते हैं और इसीलिए वो कामयाब हैं और इसीलिए वो खुश भी रहते हैं। कुछ लोग इसे कर्मा कहते हैं। आप जैसे रिएक्ट करते हो आपके साथ वैसा ही होता है। इससे बहुत सारी फ़िलॉसफिकल बातें जुड़ी हैं, पर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये लूप होल कैसे काम करता है और इसे कैसे ब्रेक करें। दोस्तों, मेरी आदत है मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, या जब खाना खाने बैठता हूँ तो शुक्र अदा करता हूँ खुदा का। इससे ना सिर्फ मेरे खाने में लज्जत और बरकत आती है पर मेरा वक्त भी अच्छा गुजरता है। स्टेप 5, बिकम अ पर्सन ऑफ एक्शन। दोस्तों, कहते हैं एक तस्वीर 1000 अल्फाज से ज़्यादा होती है, और ऊपर वाली तस्वीर को देखें तो मेरे बोलने की गुंजाइश नहीं रहती, फिर भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवर थिंकर्स सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा पर बाद में, और ये ना सिर्फ उनके डिसीजन मेकिंग को वीक करती है पर उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग में इजाफा और प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है कि थोड़ी देर में कर लेता हूँ और जब टाइम आता है फिर टाल देते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निकलें। इसकी लिंक्स इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, और आप मेरे चैनल पे भी जाकर प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे एंड करें देख सकते हैं। आपका वक्त पे काम करना आपको एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल शख्स बनाता है और इसके साथ साथ आपको एक लाइफ स्टाइल देता है। आप हमेशा अपने काम वक्त पे कर पाते हो और आप लाइफ को मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। स्टेप 6, डू मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओवर थिंकिंग के लिए। मेडिटेशन ना सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग कम करने में हेल्प करेगी, इसके साथ साथ ये आपको ज़्यादा प्रेजेंट माइंडेड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर करेगी। मेडिटेशन स्ट्रेस लेवल्स कम करती है और न्यूरल कनेक्शंस को इम्प्रूव करती है, जिससे हम ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव बन सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं ओवर थिंकिंग के अलावा भी। इसे डेली बेसिस पर अगर 5 मिनट भी करें तो आपकी लाइफ में सुकून, प्रेजेंट माइंडेड और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पूरी दुनिया में मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग लोग करते हैं डेली बेसिस पे।
मेडिटेशन ना सिर्फ माइंडफुलनेस अचीव करने में हेल्प करती है पर बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जिसमें आती है हमारी ऑब्जर्वेशन इम्प्रूवमेंट, फोकस, लर्निंग मेमोराइजेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, सेल्फ कंट्रोल, रिलैक्सेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। स्टेप 1, सिट और लाई कंफर्टेबली। किसी साइलेंट या कंफर्टेबल प्लेस का इंतखाब करें और एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। मिसाल के तौर पर जैसे इस पिक में है, एक कंफर्टेबल प्लेस या साइलेंट प्लेस बिगनर्स को बहुत हेल्प करेगी इस प्रैक्टिस में। स्टेप 2, मेक नो एफर्ट टू कंट्रोल द ब्रीथ, सिंपली ब्रीथ नेचुरली। अपनी ब्रीथ को नेचुरल फ्लो में ऑब्जर्व करें, क्योंकि वैसे अगर आप ब्रीथ करेंगे तो रैंडम थॉट्स चैटर करेंगी माइंड में, और अगर एक भी थॉट को 0.01 सेकंड मिला तो आप इसी थॉट में गुम हो जाओगे। इसीलिए बिगनिंग में ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा, किसी भी रैंडम थॉट को फॉलो नहीं करेगा। नोट दोस्तों, थॉट्स आएंगी आपके माइंड में अगर आप न्यूली मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो, लेकिन जैसे हर चीज़ प्रैक्टिस के बाद इम्प्रूव हो जाती है, इसी तरह थॉट्स आना बंद हो जाएंगी। और शुरू में अगर आप 2 मिनट भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और जैसे ही आप इसे ग्रिप कर लोगे तो आप 5 मिनट या उससे ज़्यादा बगैर किसी थॉट को फॉलो किए कंटिन्यूस मेडिटेशन कर पाओगे। अगर आपको फिर भी कंसंट्रेशन करने में इशू होता है तो ब्रीथिंग के वक्त अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें, जैसे कि शोल्डर्स, बेली, चेस्ट, या कोई स्लो वॉल्यूम पे रिलैक्सिंग साउंड प्ले कर दें यूट्यूब से। इससे भी आप कंसंट्रेट कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, कोई भी फैसला करना अक्सर हमें सोच में डाल देता है कि ये डिसीजन लूँ या नहीं, क्योंकि हमें अक्सर कुछ डिसीजंस करने में मुश्किल होती है और हम डिसाइड नहीं कर पाते। अब इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, या तो डिले कर दें कि फ़िलहाल छोड़ देते हैं कोई डिसीजन लेने से, या हम कोई डिसीजन कर बैठते हैं, और इन दोनों सिनेरियोज़ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। कभी ये ट्रिक हमारी काम करती है और कभी नहीं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे ख़ास स्टेप्स जानेंगे जो आपको राइट डिसीजंस करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर गोल फॉर डिसीजन। इसका मकसद है आपको जो डिसीजन लेना है उसका पर्पस या गोल क्या है, इसको आइडेंटिफाई करो। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी भी इशू को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, तो डिसीजन करना इजी हो जाएगा। गोल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप ये सवाल खुद से पूछो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस गोल। स्टेप 2, सीक गाइडेंस। अगर आपको लगता है आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो काउंसलिंग करें किसी से जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। एक्सपीरियंस लोग से राय लेना कि क्या ये किया जाए या नहीं हमें बहुत हेल्प करता है किसी चीज़ को करने या किसी फील्ड में जाने से पहले। लेकिन कभी कभी हमें अपने डिसीजंस को खुद करना पड़ता है, क्योंकि हम हर चीज़ दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। स्टेप 3, थिंक विथ कोल्ड हेड। दोस्तों, अक्सर लोग 80% इमोशनल होकर जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि वो गलत डिसीजन था उनका। ये अक्सर मेरे साथ हुआ है
और बहुत सारे मौक़ों पे मैंने कुछ डिसाइड करना वो रेज़ किया है, क्योंकि इस वक्त हमें कंप्लीट स्टोरी या आगे जाके क्या होगा नहीं पता होता, और गुस्से में किया गया या जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाने के बराबर होता है। तो इससे इस स्टेप का मकसद है हमेशा इमोशनल और जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें, बल्कि जो डिसीजन लेना है उसे थोड़ा टाइम दें और फिर जब आप खुशगवार मूड में हों तो कोई स्टेप लेने का सोचें। स्टेप 4, गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर वेविंग योर ऑप्शंस। दोस्तों, अब जबकि आप कोई डिसीजन लेना है तो आपको सारे फैक्टर्स को सामने रखना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डिसीजन से। स्टेप 5, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस में। इसमें आपको आपके डिसीजन करने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा उसको देखना होगा, या अगर आप कोई डिसीजन नहीं करते तो पॉसिबली क्या हो सकता है, उन सब सिनेरियोज़ को सामने रखना होगा। स्टेप 6, मेक योर डिसीजन। दोस्तों, अब जब आपने फिगर आउट कर लिया है कि क्या डिसीजन करने से होगा और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन को 360 देखते हुए डिसीजन लेना होगा। स्टेप 7, नो इमोशनल अटैचमेंट। अक्सर हमारे डिसीजंस में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम एक स्ट्रॉन्ग और सही डिसीजन करने से पीछे हटने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लें और एक क्रिटिकल थिंकर की तरह सक्सेसफुल डिसीजन लें। अगर आपके इमोशंस आपको अफेक्ट करते हैं या आप इमोशनल पर्सन हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। स्टेप 8, टेक एक्शन। अब जबकि आपने कोई फ़ैसला लिया है तो टाइम है इसे एक्शन में लाने का। अपने डिसीजन को एक्शन प्लान में कंप्लीट करें। प्रो टिप, अगर आपको कोई डिसीजन को बहुत ही जल्दी और फास्ट करना है तो ये टिप्स आपके लिए हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाए। थिंक इनेटा। ई, इज़ इट इफ़ेक्टिव? एन, इज़ इट नेसेसरी? A, is it accurate? T, is it timely? A, is it actual? ये आपको सोचना होगा किसी भी फैसले करते दौरान कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये नेसेसरी है, क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये टाइमली है और क्या ये एक्चुअली राइट भी है। स्लीप फास्ट स्लीप डिसऑर्डर्स। दोस्तों, एक अच्छी नींद एक इंसान को अपनी लाइफ में ज़्यादा कामयाब और एक्टिव और पंक्चुअल रखती है। कुछ लोग कम नींद करके भी बहुत एक्टिव होते हैं बनिस्बत उनसे जो सारा दिन सोए हुए होते हैं और उठने के बाद भी हैवी महसूस करते हैं। एक इंसान को मैक्सिमम 6 से 8 आवर्स की नींद करना ज़रूरी है ताकि वो अपना पूरा दिन अच्छे से और एक्टिव तरीके से गुजार सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर उस चीज़ पे जो स्लीप से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर उस चीज़ पे जो स्लीप से रिलेटेड है, जैसे किस टाइम सोना बेस्ट है, कितने घंटे नींद की जाए और नींद नहीं आ रही तो 5 या 20 मिनट में कैसे सो जाएं, क्योंकि अक्सर लोग नींद करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। स्टेप 1, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, हम में से मोस्टली सोने से पहले 80% लोग अपने सोशल नेटवर्क पर ऑनलाइन होते हैं, जो ना सिर्फ आपकी मेंटल आइज़ हेल्थ को डैमेज करती है पर उसके साथ साथ आपको एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर का वक्त के साथ साथ शिकार करती है। हालांकि ये एक लूप होल है। दुनिया में लोग
एक दूसरे की वजह से ऑनलाइन हैं। इसका मतलब है अगर आप व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे और कोई ऑनलाइन ही नहीं नज़र आ रहा तो आप लॉग आउट करके चले जाओगे, क्योंकि कोई जाग ही नहीं रहा। इसलिए कहते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। स्टेप 2, काउंट रिवर्स। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपने माइंड को कुछ देर के लिए लेटे वक्त उल्टी काउंटिंग करवाएं, जैसा कि 1000 या 10,000 की, तो हमारे माइंड को ये टास्क डिफ़िकल्ट लगता है और आप 5 मिनट से कम टाइम में ही सो जाते हो। स्टेप 3, अवॉइड कैफ़ीन। दोस्तों, चाय या कॉफ़ी अगर आप पीते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आप सो नहीं पाते। इसीलिए अगर आपको नींद करनी है तो सोने से पहले चाय का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्टेप 4, यूज़ साउंड। दोस्तों, अगर आपको नींद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने फ़ोन पर यूट्यूब में से कोई वीडियो प्ले कर लो और उसे आंखें बंद करके सुनते रहो। थोड़ी देर में ही आप सो जाओगे। फेल्योर इज़ एन ऑप्शन। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो खुद में एक मशीन बन चुका है, उसने कहा था कि फेल्योर भी एक ऑप्शन है। जी हाँ, एलन मस्क की बात हो रही है, जिसने टाइम मैनेजमेंट करके दुनिया ही बदल डाली, जिसने रिस्क लिए और यहाँ तक कि उसे रेंट पर रहना पड़ा और आज वो एक टाइकून है बिजनेस और टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों, हम सब एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और बहुत से नाम हैं, पर मकसद की बात करें तो इन्हीं की तरह लाइफ को फेस करते हैं। वो भी हमारी तरह फेल हुए थे, पर इन्होंने अपना माइंडसेट लूज़ नहीं किया। उन्होंने रिस्क लिया और आज इन जगहों पे पहुँचे हैं। आज की वीडियो ज़्यादा मोटिवेशनल होगी और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज फेल्योर को हम एक अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से देखेंगे, जैसे कामयाब लोगों ने देखा। कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों, हालांकि इस पे एक अलग वीडियो भी बन सकती है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, जो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। इस स्टेप का मकसद है कि कुछ लोग फेलियर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई हो और उनकी और वो नेगेटिव थॉट्स और सोसाइटी की बातों में लग जाते हैं और मायूस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आइसोलेशन और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बल्कि इसके साथ साथ रिस्क लेने से भी पीछे हट जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बात मैच करती है तो आपको इस लूप होल को तोड़ना होगा। क्या खूब कहा है किसी ने, जो सोच तुम्हें कमज़ोर करें उन्हें तुम सोचना ही छोड़ दो, जिसका मकसद है अपने आप ट्रस्ट का मयार बढ़ाएं और ख़ुद में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें। नहीं तो ये दुनिया आपको खा जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव वही कर सकता है जो हालात से लड़ सकता हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल की आगे आने वाली वीडियोस और तमाम अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब को ठोकी डालें, वो लाल वाला बटन, उस पर जाकर जो भी आपको गुस्सा है निकाल सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि एक असल मर्द की पहचान क्या है, या एक असल मर्द अल्फ़ा लड़के की पहचान क्या है। क्यों लड़कियां उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो अल्फ़ा होते हैं। ऐसे मर्द किस नेचर के होते हैं, उनमें कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से लड़कियां उन लड़कों की तरफ जाती हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो नंबर 1 होता है नज़र मिलाना, यानी कि आई कांटेक्ट। आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ नज़र मिलानी है, ठीक है, और मुस्कुराना है।
इससे वो आपको दोस्ताना समझेगी। आप भले किसी भी रेस्टोरेंट होटल पे बैठे हो या एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठे हो, जब एक मर्द एक लड़की के साथ आंखें मिलाता है, आई कांटेक्ट क्रिएट करता है, तब तक जब तक वो खुद आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करती तो उसे लड़की ओपन माइंडेड उस लड़के को और खुश मिजाज समझती है। ये पैगाम उसे मिल जाता है कि आपने इसे वेलकम कह दिया है या आप बातचीत करने के लिए राज़ी हो, एग्री हो। ठीक है, नज़र मिलाना भी एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब लड़कियां नज़रें मिलाती हैं तो लड़के शाय फील करते हैं, वैसे देख रहे होते हैं घूर फाड़ के वैसी नज़रों से, लेकिन जैसे ही लड़की नज़र मिलाना शुरू करती हैं, देखती है, तो लड़के शाय और कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और जो है आंखें नीचे कर लेते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं। यही चीज़ जो है लड़कियों, जब आप नज़र मिलाते हैं ना एक लड़की के साथ और आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंट समझती है कि आप कॉन्फिडेंट हो उसके साथ और कंफर्टेबल भी हो। एक लड़की से साथ आई कांटेक्ट मिलाना इस चीज़ की गारंटी होती है कि वो अल्फ़ा मेल है, यानी कि ये कॉन्फिडेंस शो करता है आपके साथ कि आप लूज़र नहीं हो या शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो, बल्कि आप ओपन हो, ओपन माइंडेड हो और आप ओपन टॉक कर सकते हो, कंफर्टेबल हो उसके साथ। अब आई कांटेक्ट हो जिसको हम गेजिंग भी कहते हैं, ये स्टेयरिंग से कंप्लीट डिफरेंट। स्टेयरिंग का मतलब है घूरना ताड़ना, आई कांटेक्ट का मतलब है जब तक आंखों में आंखें मिलाना। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी होती है। अल्फ़ा मेल्स की पहली बेसिक ट्रिक यही होती है कि वो आई कांटेक्ट अच्छा बनाते हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं जो आई कांटेक्ट तब तक बनाते हैं जब तक अगला बनाता है, फिर वो आई कांटेक्ट ब्रेक करते हैं तो थोड़ी देर तक उस चीज़ को नहीं देखते जब तक अगला बंदा खुद आई कांटेक्ट ना करे। अब होता ये है कि नज़र मिलाने से अगला बंदा आपको डोमिनेंट फील करता है कि आप डोमिनेंट हो। ठीक है, और नज़रें मिलाने का भी एक स्टेप है, ये नहीं कि बस घूरना। कुछ लोग घूरते हैं आंखों में, वो घूरना या गेजिंग या ताड़ना नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका बहुत ही सिंपल वे है। आप पहले उसके लेफ़्ट आई पे उसकी पपिल्स का कलर चेक आँखों के ज़रिए, जब आप उसकी आँखों में आँखें मिला रहे हो तो उसके आई का पपिल का कलर चेक करो कि वो ब्राउन है, ब्लैक है या ब्लू है। इसकी तरफ आप अपना ध्यान दो, फिर दूसरी आई की तरफ फोकस करो और फिर उसकी नाक की तरफ। ये ट्रायंगल होता है, तो आप हर 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद स्विच करते रहो या मैक्सिमम 5 सेकंड में कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो वो घूरना या स्टेयरिंग में चला जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में आते हैं कि अल्फ़ा लोगों में दूसरी कौन सी खुसूसियात होती हैं। तो सीधा बैठना या खड़े रहना, बिल्कुल सीधा बैठना या बिल्कुल सीधा खड़े होकर बात करें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और इसका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। इसका मकसद है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज जो आपकी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। कुछ लोग बिल्कुल जो है ना शाय इतने होते हैं कि मतलब ना सर झुका लेते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, वो नहीं, बिल्कुल अपने शोल्डर्स को पीछे करो, चेस्ट फ्रंट में करो जो एक मर्द की निशानी है, और फिर उसकी तरफ देखो और मुस्कुराओ और खड़े रहो, बैठो। आप खड़े हो, घूम रहे हो तो सर को नीचे झुका देना, और जो है ना लेस कॉन्फिडेंस लोग करते हैं। जिन कॉन्फिडेंस होता है वो सर को उठा के चलते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज वाइब्रेट करती है कि हाँ ये बंदा जो है इन्फ्लुएंसर है, अट्रैक्टिव है, उसमें कोई ना कोई चीज़ है। तो सीधा बैठना या खड़े रहना, जब भी आप होटल पे बैठे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़ाहिर करनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट बंदे हो, आप खुद पे बिलीव करते हो और आप ओपन माइंडेड हो। आपके इशारे जेस्चर्स में कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। ये था नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 है बहुत ज़्यादा गौर से देखना। आपने इसे बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखना, आपने इसकी बातें भी सुननी है, सिर्फ आई गेजिंग नहीं चलेगी। वो क्या कह रही है उस पर भी गौर करना है, क्योंकि अगर आप इसकी बातों को इग्नोर करेंगे वो अगली मर्तबा आपसे आंखें भी नहीं मिलाएगी। अब होता ये है कि कुछ लोग सिर्फ गेजिंग में इतना आगे चले जाते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कह रही है कि उस पर भी ध्यान दें।
और लड़कियां हमेशा स्मॉल चीज़ों में नोटिस करती हैं लड़कों की, और अल्फ़ा मेल वही चीज़ें स्मॉल नोटिस करते हैं, चीज़ें जो लड़कियां नोटिस करती हैं, जिसकी वजह से लड़कियां लड़कों की तरफ जाती हैं जो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का, बारीक चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कभी कभी उसे याद दिलाना कि वो फ़लाँ ड्रेस में पिछले महीने या कल या पिछले हफ्ते में अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर वो उसके साथ कोई मैचिंग की चीज़ और पहन लेती तो ये सोने पे सुहागा हो जाता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, उसकी बातें सुनना। एक लड़की तब दीवानी होती है आपकी जब आप उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि लड़कियों को बातें करना बहुत पसंद है लड़कों के साथ। और वो लड़के जो सिर्फ अपनी करते हैं वो कभी भी लड़कियों को आगे जाके वेल एस्टेब्लिश रिलेशन में नहीं जा सकते। लड़कियों की बातें सुनना जो है उन्हें महसूस कराता है कि ये बंदा जो है मेरी सुनेगा आगे चल के भी। तो ये था पॉइंट नंबर 3 हमारा, कि बहुत ज़्यादा गौर से देखें नहीं बल्कि उसकी बातें भी सुने। नंबर 4, छोटे अल्फाज। गुफ्तगू के दौरान छोटे अल्फाज का इस्तेमाल करें, जैसे हाय, हेलो वगैरह। बस तो ऐसे ये होगा कि लड़की खुद बोलना चाहेगी, बोलेगी, अट्रैक्ट यहाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इससे होगा ये कि आप जब भी, ये डोमिनेंट अल्फ़ा की निशानी है कि वो कम भी बोलता है, वो उसके मूड ज़्यादा होते हैं, वो साइलेंट होता है और वो कम बोलता है। सिर्फ खुद नहीं बोलता, अगले को भी मौका देता है बोलने का, और वो छोटे और इम्पोर्टेंट लफ्ज़ बोलता है जो मैटर करते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 इस टॉपिक का। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, खुलकर बोलना। अगर लड़की आपको कुछ कहे जिससे आपको बुरा लगा लेकिन इसे पता नहीं चला, आपको खुल के कहना चाहिए। आपस में एहसासात शेयर करना आपको सीधा मोहब्बत की ऊंची सीढ़ी पर ले जाएगा। खुलकर बोलने वाले भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। होता ये है कि कुछ लोग ना इतने लट्टू हो जाते हैं लड़कियों के पीछे, अगर वो कुछ गलत भी बोलते हैं तो उन्हें जानू बाबा ये वगैरह कहते रहते हैं। जबकि एक अल्फ़ा और डोमिनेंट मेल खुद को सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले रखता है, यानी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसके लिए ज़्यादा होती है। और अगर लड़की से आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती तो फ़ायदा क्या है ऐसी लड़की का। इसलिए अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, उसको भले पता था या पता नहीं भी था, जान होते हुए या अनजान होते हुए उसने कुछ गलती कर ली या कुछ कह दिया जो आपको हर्ट कर रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें बल्कि उसके साथ शेयर करें कि आप हर्ट हुए उसके इस एक्शन पे या उसकी इस बात पे जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ये ज़रूरी है कि लड़की सॉरी कहे, या एटलीस्ट उसे पता चले कि आपको कौन सी बात गलत लगती है या कौन सी सही लगती है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप खुलकर बोलें, हमेशा ओपन टॉक रखें लड़की के साथ, उसे इन्वॉल्व करें कि वो भी डिसीजंस ले। अक्सर लोग ये होते हैं कि लड़की को कंट्रोल करने में लगते हैं उनकी लाइफ की, यार तुम ये नहीं पहनोगी, वो नहीं पहनोगी, किसके साथ आओगी, या ये खाना खाए। ये चीज़ें जो है ना बहुत ही मेच्योर लोग करते हैं। लड़कियों को माशरे में मम्मी डैडी वाले बंदे पसंद नहीं आते, उन्हें वो बंदे पसंद आते हैं जो उन पे ट्रस्ट करें, जो उन्हें सिक्योर फील करें और जो उन्हें फ्रीडम दें कि वो अपने कुछ लिमिटेड फैसले विद इन बाउंड्रीज ले सकें। अब नंबर बात करते हैं 6 की। नंबर 6 है कोई वाकया। अगर आपको कभी कभी बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो आप किसी वाक़े पे बात करें, पास के पे बात करें, ऐसा वाक़या जो आपको लगे मेरे साथ हुआ हो और उसके साथ भी हुआ होगा। इससे आप दोनों अपना तजुर्बा शेयर कर पाओगे एक दूसरे के साथ। अब होता ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता फॉर एग्ज़ाम्पल कभी, लेकिन आपको बात करनी है, आपको भी नींद नहीं आ रही थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी, या XYZ कोई भी फैक्टर था, तो आपको करना ये है कि आप कोई माजी की बात कर लो या आप कोई इससे सवाल पूछ लो। अक्सर सवाल पूछना भी बहुत सारे टॉपिक डेवलप कर देता है। मिसाल के तौर पर आज की बात है कि आज रात आप इसके साथ बात करना चाहते हैं लेकिन आपने बात नहीं कर ली है, तब कोई बात है नहीं, ठीक है, तो आप सिंपली कहो कि आज खाने में क्या बनाया था डिनर में उसने, ठीक है, तो जो भी कहती है फिर उससे आप पूछे अच्छा तुम्हें वो भी बनाने आता है जो मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब पे या ये, तो
ऐसी चीज़ें भी टॉपिक प्रोवाइड कर देती हैं, या मिसाल के तौर पर उसका दिन कैसा गुजरा, इस पर भी वो बहुत सी चीज़ें आपको बता देगी और खुद बोलना शुरू कर जाएगी। तो ये था नंबर 6। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में यह है कि ज़बरदस्ती की गुफ्तगू। अगर आपको लगे कि वो बात नहीं करना चाहती तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस सब्र करना है। कुछ लोग ये होते हैं ना, लड़की अगर भाव नहीं दे रही, बात नहीं कर रही, तो उसे लीव कर दे। बल्कि ये नहीं कि उसे सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, ये क्यों नहीं बात कर रही, यार क्या मसला है तुम्हारे साथ। ये कभी कभी बंदे को अपनी फ्रीडम ऑफ माइंड चाहिए होता है। वो अपने घर में हो सकता है किसी वजह से परेशान हो, उसका फ़ोन चार्ज ना हो, इसलिए वो जाना चाहती है, उसे नींद आ रही है, उसे काम हो, और वो ज़रूरी नहीं समझती कि वो हर चीज़ आपको बताए। तो इसलिए अगर वो गुफ्तगू में इंटरेस्टेड नहीं है, जो उसके मैसेजेस से पता चल जाएगा या बात करने के अंदाज से, तो अल्फ़ा मेल इस चीज़ को भी नोटिस कर लेता है, क्योंकि यही वो बारीक चीज़ें हैं जो अल्फ़ा मेल नोटिस भी करते हैं और अलाउ करते हैं। ठीक है, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। इससे लड़की भी बेहतर फील करती है और सिक्योर फील करती है, हाँ ये बंदा मुझे फ्रीडम भी देगा अपना। ये नहीं है कि बस मैं जो है ज़बरदस्ती मुझसे बात करना चाहता है, मतलब वो ख़ुद में इतना इंटरेस्टेड है कि मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि ज़बरदस्ती की गुफ्तगू नहीं करना चाहता। सो मैसेजेस भेजना, हाय हेलो जानू, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, ये इंतहाई बेकार होते हैं, इससे अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। नंबर बात करते हैं अब 8 की, उसकी बॉडी लैंग्वेज। आपको स्मॉल चीज़ें तो नोटिस करनी थी, उसके साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप शुरू के 7 ट्रिक इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपने अब इन मज़ीद 5 ट्रिक्स को देखना है। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज को करके देखें। अगर वो आपकी नकल करने लगे, या बार बार उठने बैठने का तरीका बदलने लगे, या बार बार बालों में हाथ लगाने लगे अगर आपके सामने है, तो आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर चुकी है। बॉडी लैंग्वेज भी लड़कियों की गौर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर लड़कियां लड़कों को इनवाइट कर रही होती हैं कि वो उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, या अप्रोच करना चाहती हैं कि लड़का अप्रोच करे, तो बॉडी लैंग्वेज के ही ज़रिए जेस्चर्स देते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम अक्सर दफ़ा लड़के नोटिस नहीं कर पाते। लड़की की बॉडी लैंग्वेज, लड़की अगर ओपन बॉडी लैंग्वेज आपको दे रही है तो इसका मकसद है कि वो आप में इंटरेस्टेड हो, आपको इनवाइट कर रही है किसी भी किस या जो है रोमांटिक बातें करने के लिए। इसकी बहुत सारी मिसालें, अगर वो आप में इंटरेस्टेड है ना, तो आपको देखेगी भी, आपके सामने चाइल्डिश बातें भी करेगी या चाइल्डिश मूव भी करेगी, बार बार बालों में हाथ लगाएगी, बालों को सेट करेगी, बोलने का अंदाज, या कभी कभी वो आपको कॉपी भी करेगी, या आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके एक्शंस को कॉपी करेगी। तब आप समझ जाइएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है 100% और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। वो आपसे बात करना और आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। तो ये था नंबर 8। अब बात करते हैं नंबर 9 की, इसको तंग करने। देखिए, ये पुश और पुल इफेक्ट मेथड है जो मैं अपनी पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसकी कोई चीज़ गायब कर दें या किसी ज़रिए से इसको तंग करें, इससे वो आपको अपना बेहतरीन दोस्त समझने लगेगी, और ये बहुत ही चालाक ट्रिक है। अब इसका खुलासा अगर हम करें तो मैं आपको बताऊँगा कि, और बता भी चुका हूँ, पुश और पुल मेथड ये होता है कि कभी कभी जो ना आप इसे तंग भी किया करें। ज़रूरी नहीं है एक रिलेशनशिप बस जो है ना बगैर किसी इंटेंसिटी के साथ हो, तो इसमें ज़रूरी है कि आप उसे कभी कभी तंग भी करें। कभी कभी, क्योंकि लड़कियों को इमोशनल रोलर कोस्टर पसंद होते हैं, वो ये नहीं कि बस सीधी गाड़ी चलती जाए, वो उन्हें ये पसंद नहीं होता। इसलिए इमोशनल रोलर कोस्टर में जाना ज़रूरी है। कभी अप हो, कभी हाई हो, कभी डाउन हो, ये चीज़ें उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इंस्टेंटली वो आपको पसंद करना शुरू कर जाएगी, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, आपको अट्रैक्ट करने लगेगी, आपको खुद बात करने लगेगी। कभी कभी इसलिए मिर्च मसाला भी होना ज़रूरी है। कभी आप उसे तंग कर दें, उसकी एक्टिंग करें, नकल करें या कुछ और चीज़ें करें, इससे वो आपकी कमी महसूस करेगी जब वो आप उसके साथ नहीं होंगे, और जब वो आपकी कमी महसूस करेगी तो वो आपको मैसेज खुद ही करेगी, कॉल करेगी या आपके साथ चिपक जाएगी। नंबर 10, डरिए मत। अगर आपको खुद से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कभी भी एक और से मोहब्बत नहीं कर सकते। खुद को कॉन्फिडेंट बनाएं,
कॉन्फिडेंट के पहले ही स्टेप्स मैं बता चुका हूँ कि ओपन बॉडी लैंग्वेज और जो स्टाइल हाई गेयरिंग। इसका मकसद है कुछ लोग बात करते हुए भी डरते हैं, यार लड़की क्या कहेगी या ये वो, तो इस चीज़ से डरना छोड़ दीजिए। इसलिए बैड बॉयज हमेशा लड़की ले जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और चालाक ट्रिक है किसी लड़की पर अगर अप्लाई की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेप 10 और स्टेप 9 के उसे तंग करना, उसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर में रखना और उसके साथ कॉन्फिडेंट बातें करना और उसकी बातें गौर करना, गौर से सुनना और एक्ट करना। कभी कभी आपको चाहिए कि उसे छोटा सा सरप्राइज़ भी दे दें ताकि वो खुश हो जाए, जैसे इयररिंग्स वगैरह, या उसकी कोई माजी की बातें करना या उसकी फैमिली के बारे में कुछ अच्छी बातें करना। इससे वो आपको अगले दिन खुद ही जो है ना बात करने के लिए मैसेज करेगी। नंबर 11 अपना हुनर, अपने महारत के स्किल्स दिखाएं। आप अपने बारे में अपनी स्किल्स या टैलेंट बताएं उसे और दिखाइए आप कितने ज़हीन हैं। औरतें ऐसे मर्दों से बात करना पसंद करती हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि सीआर के साथ ही ज़्यादा लड़कियाँ एंगेज होती हैं। सीआर वो वाहिद बंदा होता है ग्रुप में जो स्किल्स अपनी शो करता है, जो कम्युनिकेट कर रहा होता है टीचरों के साथ। तो ये चीज़ें हर फील्ड में अप्लाई होती है। अपने हुनर और टैलेंट से दिखाए क्योंकि सिर्फ बातें करना से लड़कियाँ नहीं पढ़ती। बातें करने से अगर पढ़ भी जाए तो आगे वो रिलेशनशिप नहीं चलता। बातें इसलिए बातें करना ज़रूरी नहीं होता, इसके साथ आपको एक्शंस भी दिखाने होंगे कि आप वाकई में उसे पसंद करते हो, वाकई में उसके लिए कुछ कर सकते हो, तभी वो आपके पीछे आएगी। और अगर एक बार वो आपके पीछे आ भी गई ना तो उसके बाद बस वो आपकी हो जाएगी। तो अपने हुनर और महारत दिखाइए स्किल्स टैलेंट्स के ज़रिए, सिर्फ बातें ना कीजिए। नंबर 12 की बात करते हैं। इसकी पुरानी बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसका खुलासा करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे इस वीडियो में। आप इसकी सारी बातें नोट करें, फिर जब आप इसकी सारी बातें नोट करें, फिर जब आपके पास बात करने का मौजूद ना हो तो आप इससे पुरानी की बातें करें, ये मान भी की थी। इससे वो ये समझ जाएगी कि आप इसके वाकई में कदर करते हैं और इसकी बातें सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने माजी में क्या पहना था, किसी शादी में कौन सा लिबास में जोड़ा पहना था, तो आपने उसके बारे में बात करनी है। इसने कल खाने में क्या खाया था, या आज डिनर में इसने क्या बनाया, या आज वॉक पे गई, या आज इसका दिन कैसे गुजरा। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक प्रोवाइड कर सकती है अगर आपके पास कोई गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। इससे होगा ये कि आपका टाइम भी पास हो जाएगा और उस दिन से भी बचत हो जाएगी जिन दिन आप दोनों के पास कोई टॉपिक नहीं था बात करने के लिए। अक्सर टॉपिक ना तो कोई टॉपिक क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें बात करनी होती है। अगर दोनों को बात करनी है और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो माजी के किसी टॉपिक में आप चले जाएं। इससे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप गुफ्तगू कंप्लीट कर पाएंगे। ये 12 स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स मिलाएं तो नंबर 7 स्टेप हम खा गए थे जो था हिफाजत का पुल। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। औरतों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो इनके लिए चलता फिरता है हिफाजत का जरिया बने। मैंने कहा था कि औरतों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए लेकिन सेंस ऑफ फ्रीडम भी, कि वो अपने फैसले कुछ कर सकें। तो नंबर 7 है हिफाजत का पुल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक अजनबी जैसी गुजरेगी। इसलिए उसे अपने फैसले भी करने दीजिए और इसके साथ साथ आप उसकी हिफाजत भी कीजिए। उसे दिखाइए कि आप केयर करते हैं। एक केयर करने वाला बंदा ही जो आगे रिलेशनशिप बना सकता है किसी औरत के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसकी करने से आपको लड़की खुद ही लाइक करना शुरू हो जाएगी। यार आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक लड़की को कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें, कैसे उसे अपना बनाएं। अगर वो आपकी जीएफ है या अगर नहीं भी और आप कैजुअली उससे बात करते हो और उसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ ख़ास गर्ल्स की साइकोलॉजी के रिलेटेड बातें भी होंगी कि गर्ल्स को कैसे समझें और कैसे पता लगाएं कि वो लड़की आपसे प्यार करती है, करेगी या क्या, या उसे फ्रेंड जोन करते हैं वो टाइम वेस्ट है।
तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही भिकमंगों वाला काम, भाई सब्सक्राइब बटन को हाथ लगा दो, लाइक लगा। यार तुम्हारा दिल करता है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। तो अब बात करते हैं यार, अगर लड़की जो है आपकी यूनिवर्सिटी में है या कलीग है, मतलब जान पहचान है, टेक्सटिंग पे कभी कभी बात हो जाती है, तो उससे आगे अपनी कहानी कैसे बढ़ाएं, कैसे स्टार्ट करें। तो एक लड़की हमेशा एक लड़के को इस्तेमाल करती है, आपको वो नहीं करना। बैड बॉयज़ का रूल यही होता है कि उन्हें लड़कियां इसलिए मिलती हैं कि वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते। मैंने अक्सर देखा है लड़कियों के पीछे लट्टू हो जाते हैं, मतलब उनके लिए वो चांद पे चले जाएंगे, मार्स पे चले जाएंगे, मतलब हर चीज़ करेंगे। यहाँ तक कि लड़की कभी इजी लोड भी मांगती है ना, और उसके लड़की के पास नहीं भी है ना, किसी से ले लेगा, मांग लेगा, घर से ले लेगा, उठा लेगा और उसे करके देगा। इतना ज़्यादा लॉयल बंदा, और लड़कियाँ उसे धोखा क्यों देती हैं? उसकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि लड़के हम जो भी होते हैं ना, वो जो प्यार करते हैं ना, तो पूरे दिल से करते हैं, और यकीन मानो हम नफ़रत भी पूरे दिल से करते हैं। अगर हम नफ़रत करने पे आ जाए ना, पीछे मुड़ के हम नहीं देखते। यही चीज़ जो है ना हमारी बहुत बड़ी गलती है। और बैड बॉयज़ का रूल है, वो लड़कियों को कंट्रोल में रखते हैं, वो उनकी साइकोलॉजी जानते हैं कि लड़की को कैसे हमें जो है ना उसकी जो हीट है वो बरकरार रखनी है। तो वो पुश और पुल इफ़ेक्ट का मेथड यूज़ करते हैं बैड बॉयज़, कि कभी कभी वो प्यारे भी हो जाएंगे और कभी कभी ऐसे इग्नोर भी कर देंगे ना, पर लड़की चाहेगी, इंटरेस्ट लेगी कि मुझे अब अचानक से जो है ना अटेंशन क्यों नहीं मिल रही। तो फर्स्ट जो चीज़ है जिसका लड़कों को ख्याल रखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए ना, वो है पुश और पुल। यानी कि ढकेलो लड़की को, फिर उसको खींचो। इसे कहते हैं कि चूल्हे को गर्म रखना, हल्की आंच पे भी जलते रहना। मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्सटिंग करते हो ना लड़की के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज रात आपकी टेक्सटिंग शुरू होगी, जैसे डेली आप करते हो, आपकी GF है, जो भी एक कज़न वगैरह है, तो 5 मैसेजेस करो, ठीक है। क्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं। हर वक्त अवेलेबल होना अटेंशन अट्रैक्शन किल कर देता है, याद रखना। और ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा अटेंशन बेकार होती है, ज़ाया जाती है। लड़की समझ आती है इस बंदे के पास अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बैड बॉयज़ का रूल इस्तेमाल करो, पुश एंड पुल। अगर टेक्सटिंग स्टार्ट हो रही है रात की आपकी जानों के साथ या जिसके भी साथ, स्टार्ट कर लो, ठीक है। बस गे नहीं हो आप, उम्मीद है, ठीक है। खैर 5-7 मैसेज करो, और उन 5 या 4 मैसेजेस में पहला मैसेज लिखो कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, हाउ वाज योर डे। लड़की को ये उसकी साइकोलॉजी है, उसे अच्छा लगता है जब उससे कोई पूछे, उसे स्पेशल फील कराए, तो वो मुतवज्जा होती है कि यार कोई केयर करने वाला बंदा है जो पूछता है या इंटरेस्टेड है, मेरा दिन कैसे गुजरे हैं कुछ। और यकीन जानो ये फर्स्ट टेक्स्ट जो है ना, लड़कियों को ना सिर्फ साइकोलॉजिकली मुतासिर करेगा, पर उसके साथ साथ ये हाउ वाज योर डे उस लड़की के बारे में जानने और उसका दिन कैसे गुजरा के बारे में बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर कभी कभी हम यार सोचते हैं कि क्या लिखें, मतलब टॉपिक भी नहीं होता, बातें भी सब पता होती हैं एक दूसरे के बारे में। काफ़ी टाइम से चैटें चल रही होती थी, 300, 400, हज़ार मैसेजेस, उसके ऊपर कॉल्स, मतलब जो भी आप लोगों ने किया है। तो मकसद की बात है कि अगर आपके पास टॉपिक नहीं भी ना, अगर ये मैसेज भी लिख दोगे ना, हाउ वाज योर डे, और वो अगर आगे से आपको जो भी बताती है, उसका दिन अच्छा गुजरा तो वो आगे बता देगी, और अगर कुछ अच्छा नहीं गुजरा, मूड ऑफ था, घर में कुछ हुआ, तो इस पर भी आपकी जो है ना
चैट टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप पूछते रहोगे इधर उधर से बहुत सी चीज़ें, आपका टाइम भी पास हो जाएगा और वो बता भी देगी। ठीक है। नंबर 2, हमेशा खुद को मिस्टीरियस रखो। ठीक है। अपने बारे में इतना रिवील ना करो, बल्कि उससे पूछो चीज़ें, उसने क्या किया, उसे क्या पसंद है, ये वगैरह, उसका दिन कैसे गुजरा या जो भी XYZ। ठीक है। थोड़ी देर चैट करो, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद अचानक कॉल पे बात कर रहे हो या टेक्सटिंग पे, अचानक उसे ना कहो कि कोई काम आ गया है, या उसे लीव करके चले जाओ। ठीक है। अचानक बात करते करते या उसे बता दो कि यार मेरा भाई आ गया या मुझे बाहर पे काम से जाना है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक उसे हुक करेगा कि उसे बात करनी थी लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था या तुम्हें काम आ गया, तो उसकी अटेंशन ग्रैब करेगा। नंबर 2, उसके माइंड में एक इम्प्रेशन जाएगा, यार ये बंदा काम करने वाला है और इसे काम आता तो ये अपना काम करता है, काम के साथ सिंसियर बंदा है, जिसकी अपनी लाइफ भी है। ये वो जानू और डेडी वेडी बच्चा नहीं है कि बस जो मैं कहूँगी ये लट्टू हो जाएगा, जब तक कहूँगी बात करेगा, और कहूँगी सो जाओ वो सो जाएगा। तो ये मम्मी डैडी बच्चा नहीं है। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसे मेरी भी परवाह नहीं है। अगर आप लड़की की परवाह नहीं करते ना, लड़की खुद आपकी परवाह करेगी, खुद अट्रैक्ट होगी आपके पास, लिख के दे रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं यार उसको आगे भी कैसे इस हीट को आगे जलता रखें, मशाल को जलाए रखें, अट्रैक्शन को कम ना होने दें। इसमें ये कि आपको प्लान करना होगा, कभी कभी आप उसे ना उसकी तारीफ़ करो। ठीक है। गर्ल्स फ्लैट हो जाती हैं, फिसल जाती हैं अगर आप उसकी तारीफ़ सही से करो। यार मैंने अक्सर देखा है, इंडिया और पाकिस्तान हो या अंग्रेज़ों का मुल्क हो, लड़की की तारीफ़ लड़कों को करना नहीं आती, लेकिन बैड बॉयज़ जिस हिसाब से तारीफ़ करते हैं ना, जिस हिसाब से फ्लर्टिंग लाइंस और पंच लाइंस देते हैं ना, लड़की दिल हार बैठती है। मैं कहता हूँ वो छुप जाती है। लड़की को हमेशा जब तुम प्यार से ढालोगे ना, जिस शेप में कहोगे वो ढल जाएगी। इसका मकसद मैं बताता हूँ क्या है। लड़की की पिक आती है, उससे वो पिक अगर तुम्हें सेंड करती है, पिक से एक्सचेंज करती है। ठीक है। यहाँ उसकी DP पे है। ठीक है। तो गौर करो, उसकी आइज़ की तारीफ़ करो। ठीक है। देखो उसने काजल लगाया या नहीं लगाया, कहो कि यार आज तुमने काजल नहीं लगाया, काजल आज ज़्यादा लगाया, या काजल तुम्हारी आंखों पे अच्छा लगता है या सूट करता है तुम्हें। ये नहीं कि यार लव यू, यू आर सेक्सी हॉट, ये उन्हें भी पता होता है इसकी चीप लाइन्स हैं, और उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा लॉयल नहीं, ये बस मेरी पैंट में अंदर जाने के पीछे। बहरहाल जो भी था आप समझ गए होंगे। अगर उसने इयररिंग्स पहनी है तो उसकी इयररिंग्स से मुतल्लिक बात करो, यार इयररिंग्स आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करती हैं या ये आपकी लुक्स को इन्हेंस करती हैं। उसने अगर बेंजल्स पहनी हुई हैं, चूड़ियाँ जिसे हम कहते हैं उर्दू और हिंदी में, या अगर मेहंदी का डिज़ाइन है, तो ये चीज़ें आपको ना सिर्फ चैट में टॉपिक प्रोवाइड करेगी और चैट चलती रहेगी अगर आपके पास टॉपिक नहीं था, बल्कि ये सब फ्लैट करेगी उस लड़की को, आप वो लड़की खुद ही फिसलेगी। उसकी ड्रेस पे तारीफ़ करना, उसके हेयर स्टाइल पे तारीफ़ करना, या तुम वो हेयर स्टाइल अच्छा बनाती हो, या आज तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, XYZ। ये चीज़ें ना लड़की यानी कि लड़की तारीफ़ करोगे लेकिन प्रॉपरली जेन्युइन, तो लड़की भी तुम्हारी जेन्युइनली होगी, तुम्हें लॉयल समझेगी। बाकी ये इधर उधर की जानूँ या तुम हॉट और सेक्सी हो क्या, मतलब ये वो, ये चीज़ें लड़की को पता चल जाती है ये बंदा मेरा नहीं हो सकता, इसलिए वो उस बंदे की नहीं हो सकती, याद रखना। दोस्तों लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखना ये भी महारत है, और ये सिर्फ एक मर्द कर सकता है, एक लड़का नहीं। कैसे? क्योंकि कुछ लड़के होते हैं कि जैसे ही लड़की अगर उनके साथ बात करना शुरू हो जाए तो वो फ्री हो जाते हैं उनके साथ, वो अपनी वैल्यू को उनके आगे फेंक देते हैं कि हम कुछ भी नहीं। तो ऐसे लड़के आगे जाके ना मर्द बनेंगे ना अच्छा घर चला पाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम वो असूल जानेंगे जो एक मर्द
जो एक अल्फ़ा मेल यूज़ करता है डोमिनेशन दिखाने के लिए, और औरत कभी भी चादर के बाहर पर नहीं फैलाती क्योंकि उसे पता होता है अपने मर्द का। ऐसे मर्द की क्या खूबियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो कैसे बैलेंस करता है चीज़ों को, गुस्सा भी, प्यार भी, इखलाक भी, सिखाना भी, वो कैसे आती है। तो आज इस वीडियो में हम वो मेन पॉइंट्स जानेंगे जो आपको स्किप नहीं करने, पूरा देखना है, ठीक है। तो नंबर 1 आता है बिहेवियर आपका। अगर आप औरत को इज़्ज़त दोगे जितनी वो उसकी हकदार है, तो वो कभी भी किसी और मर्द को नहीं देगी। नंबर 1 है। इसका मकसद क्या है कि ज़्यादा तवज्जो देना, उसकी हर बात मानना जो है ना, उसे आपके ऊपर हावी कर देगा। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे दिन में, और जब आप अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आप हर उस चीज़ का ख्याल रखोगे कि वो कहेगी, हर वो चीज़ करोगे, ला के दोगे, कुछ भी करके, उधारी लेके, कुछ भी करके कि वो कह रही है। तो ये वो कहते हैं कि ज़्यादा सोना भी जो है ना कान काट देता है, भारी लगने लगता है। ये चीज़ नहीं करनी आपको। एक मर्द का असूल है एनालाइज करना आपके जहन से कि चलो ठीक है, आज मैंने इसकी बात मान ली, इसका भरम रखा, ये ज़रूरी है। और रिश्ता हमेशा दोनों साइडों से चलता है। मर्द सिर्फ अकेला नहीं है जिसे निभानी है सब चीज़ें, औरत को भी निभाना है, तब जाके चलेगा। दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो दोनों को रिजॉल्व करना, कभी उसको खामोश होना पड़ेगा, कभी उसको, ठीक है। जिसका फॉल्ट होगा उसको ज़रूर खामोश होकर सुनना पड़ेगा। तो ज़्यादा तवज्जो औरत को नहीं देनी चाहिए, इससे वो बिगड़ती है, संवरती नहीं है। औरत को संवारने के लिए उसको ज़ाब्ता अखलाक में रखना भी ज़रूरी है। कभी डांटना, कभी मना भी कर देना, और कभी उसकी बात मान भी लेना। इससे घर भी चलता है और इससे औरत भी चलती है, ठीक है। नंबर 2, उसे आप दिखाओ कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन उसे शेर की नज़र से देखो, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी के साथ फ्री होने ना दो, काम में उसे मसरूफ़ रखो, उसकी बात मानो, उसका ख्याल रखो। गाली गलौज ना दो। गाली गलौज वाले मर्द जाहिल होते हैं, उनका घर नहीं चलता, ना ही उनकी आंखें औलादें वैसी होती हैं। अच्छी औलाद अच्छे माशरे में इज़्ज़त का मकाम हासिल करने के लिए आपको औरत को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, तभी वो आपको औरत इज़्ज़त देगी और आगे आपका घर चलेगा। उसके बाद तीसरा असूल है, जो आप कमाई लाते हो वो औरत को नहीं देनी। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी कमाई बस औरत को दी क्योंकि वो घर चला रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको खुद घर चलाना है, चीज़ों को रखना है, उसे पूरा इख्तियार नहीं देना। उसे इख्तियार देना है, आधा के पैसे दे रहा हूँ, अब घर चला, पूरी सैलरी दे दी, घर चलाओ, बच्चे तुम्हारे, तुम मैंने पालो, जो भी। ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है। भले आप दूर रहते हो, और उसको पैसे ट्रांसफ़र करना, उसको पैसे देना, पर हिसाब किताब का ख्याल रखना। ये नहीं कि वो मनमानी के हिसाब से अपने खर्च करिए, ख़ुद पे ज़्यादा खर्च करिए, बाकी चीज़ें ऐसे ही नाम की हैं। तो ऐसी चीज़ें, इनसे भी घर नहीं चलता। आपको मुकम्मल ख्याल रखना है चीज़ों का, ठीक है। फिर आते हैं कि अपनी देखभाल भी ज़रूरी है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए एमरजेंसी, तो उसका वो काम करना, उसे वो हर चीज़ देना जो उसके लिए अर्जेंट है, ज़रूरी है, जब भी वो कहती है ऐसी चीज़ जो आपको लगे। बाकी ये नहीं कि बस लड़की कहती है, औरत कहती है आपकी ये करो वो करो, तो और तुम लट्टू हो जाते हो, चांद पे पहुँचने जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। औरत ने आपका अगर पानी चेक कर लिया ना कि आप कितने पानी में, उसके बाद आपको लात मार देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार आपके अना अगर उसके आगे झुक गई, उसने झुकती देख ली, इसलिए अपनी अना को नहीं झुकाना, छोड़ दो लड़की को, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो खुद ही वापस आ जाएगी। नहीं आती तो उसको छोड़ दो, मैं गारंटी से कहता हूँ, और उससे प्यार है 6 महीनों में वापस आ जाएगी। लेकिन सब्र, मर्द को अगर वो अना पे आ जाए ना, तो मर्द पहाड़ बन जाता है, पहाड़ से ज़्यादा सख्त होता है। ये चीज़ आपको अपने अंदर रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है। औरत, अगर आप